नमस्कार, बहुत स्वागत है आपको। तैयार है अखाड़ा, तैयार है पहलवान, कौन होगा बलवान और कौन होगा चित। सियासत के एक एक दांव पेच के साथ हाजिर हैं हम लेकर 28 का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं रीनू और इस अखाड़े में हम कूद पड़े हैं सियासत के बलशाली। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने की कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया से मुलाकात। अरविंद भदौरिया के बंगले पर पहुंचकर ये मुलाकात की गई है और बंद एक कमरे में चली बैठक के बाद कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। कमरे के अंदर चली गुप्त बैठक के बाद शेरा रवाना हुए। निर्दलीय विधायक शेरा मंत्री अरविंद भदौरिया से मिलकर निकले और अब कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं, जैसे कि शेरा के पहले भी कई सारे बयान सामने आ चुके हैं। बंगले पर ये मुलाकात कि क्या मायने हैं, मुलाकात क्यों हुई थी, क्या चर्चा हुई है बंद कमरे में, तमाम विषय अभी सामने हैं। इस पे उत्सुकता भी है जानने की कि आखिरकार शेरा क्यों पहुंचे थे अरविंद भदौरिया से मुलाकात करने के लिए। क्या सियासत को लेकर कोई गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। और कमरे के अंदर चली गुप्त बैठक के बाद हो सकता है कि सियासी बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो सुरेंद्र सिंह शेरा ने मुलाकात की अरविंद भदौरिया से और इस मुलाकात के बाद से कई सारे सवाल हैं। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया से मुलाकात की है। अरविंद भदौरिया के बंगले पर पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की और कमरे के अंदर चली गुप्त बैठक के बाद शेरा रवाना हो चुके हैं। तो भोपाल से आदिवासी नेता और निर्दलीय विधायक केदार डाबर ने बीजेपी को दिया समर्थन, जहां कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है और प्रेस वार्ता में केदार डाबर भी मौजूद हैं। क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के समर्थन का हवाला दिया गया है। तो बीजेपी को समर्थन मिला। आपको बता दें, पहले भी कई लोग बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। अरविंद और आदिवासी नेता और निर्दलीय विधायक केदार डाबर ने भी बीजेपी को समर्थन दिया। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी और प्रेस वार्ता में केदार डाबर भी मौजूद रहे। क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के समर्थन का हवाला दिया गया है। कहना है कि क्षेत्र का विकास वो चाहते हैं और यही कारण है कि वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो चुनाव के पहले राम गया राम आया का दौर चल रहा है और केदार डाबर ने बीजेपी को समर्थन दिया है और कारण बताया उन्होंने कि वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं और यही कारण है कि वे सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और चलिए तमाम जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो जो सुरेंद्र सिंह शेरा अरविंद भदौरिया से मुलाकात करने पहुंचे थे, इस मुलाकात के मायने क्या हैं और क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि बैठक में क्या चर्चा हुई है? देखिए रीनू, अगर बात करें तो मंत्री से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें साधने की पूरी कोशिश की गई है। इनमें बात करें तो जो निर्दलीय विधायक है सुरेंद्र सिंह शेरा वो यहाँ पर मौजूद रहे और दूसरे जो केदार डाबर है तो वो यहाँ पर मौजूद रहे। तो कह सकते हैं दोनों के दोनों ही लगातार तकरीबन आधे घंटे तक उनकी बंद कमरे में मुलाकात हुई। उसके बाद सुरेंद्र सिंह शेरा वो बिना मीडिया से बात किए यहाँ से चले गए। हालांकि उन्होंने इशारों में जरूर कहा कि पार्टी को समर्थन है और पूरी तरह से वो बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि अपने व्यक्तिगत काम से मिलने आए, मगर ये राजनीतिक काम था जिसके चलते दोनों ही निर्दलीय विधायकों ने एक तरह से मंत्री से मुलाकात की है और आने वाले जो चुनाव के नतीजे हैं उसको लेकर पहले से बीजेपी ने होमवर्क और तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि देखा जा रहा है कि उपचुनाव है और उपचुनाव के पहले कई सारे बदलाव देखे हैं। कई सारी पार्टियों के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा जो कि निर्दलीय विधायक हैं और इलेक्शन के टाइम पे भी वो कई बार बीजेपी की तरफ भी झुकाव दिखाते रहे, कांग्रेस की तरफ भी झुकाव दिखाते रहे हैं, लेकिन अभी जब अरविंद भदौरिया से मुलाकात करने वो पहुंचे तो कहीं ना कहीं संभावना बढ़ जाती है। क्या वो बीजेपी को औपचारिक रूप से समर्थन देंगे? क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ संभावनाओं में कुछ भी हो सकता है ये कहा है।
बिल्कुल रेनू, क्योंकि जो मंत्री अरविंद भदौरिया हैं वो पूरे इस सरकार के तख्ता पलट में बहुत बड़ा गेम प्लानर या गेम चेंजर कह सकते हैं। तो उन्हीं के संपर्क में सबसे ज़्यादा ये सुरेंद्र सिंह सेहरा रहे थे। और इस बार भी जब इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं कि कोई एक विधायक की भी अगर जरूरत पड़ी, ऐसा कुछ हालात हुए, तो उसके लेकर पहले से ही तैयारी कर ली जा रही है, ताकि अगर निर्दलीयों को जिस तरह से बात की जा रही है कि कांग्रेस के संपर्क में कुछ निर्दलीय हैं या अन्य पार्टी के नेता हैं, तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने अभी इन्हें पहले से ही अपनी पार्टी में अपने पाले में रख लिया है, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह के कोई संकेत मिले तो उस स्थिति से निपटा जा सके। जितेंद्र, लेकिन इसका कोई औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, क्या हो सकता है ऐसी कोई जानकारी, या फिर अरविंद भदौरिया से कोई बातचीत या उनकी मीडिया से कोई बातचीत हुई हो? देखिए, केदार जो डाबर है उन्होंने खुद मीडिया से कहा है कि उन्होंने बीजेपी को खुलकर समर्थन दिया है और क्षेत्र के विकास के लिए वो समर्थन कर रहे हैं। और आदिवासी क्षेत्र के एक बड़े चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, तो जाहिर सी बात है जब इस तरह से निर्दलीय विधायक खुलकर अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और दूसरी बात, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेहरा भी अगर नेपा नगर के मामले को लेकर, क्योंकि वहाँ भी चुनाव है, वहाँ की स्थिति को देखकर मंत्री से मुलाकात करते हैं, और तो जाहिर सी बात है राजनीतिक चर्चा है जो सामने नहीं आ पा रही है, मगर इसका इशारों में संकेत यही है कि दोनों ही निर्दलीय विधायकों का सरकार के साथ समर्थन है और मंत्री के साथ वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। जितेंद्र, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि जो आदिवासी नेता हैं निर्दलीय विधायक केदार डाबर, वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने इस बात का ऐलान किया है प्रेस वार्ता के माध्यम से, लेकिन अभी तक सुरेंद्र सिंह सेहरा का नाम नहीं लिया है उन्होंने, यानी कि औपचारिक जो ऐलान होता है वो अभी तक नहीं है सुरेंद्र सिंह सेहरा का। एक और बात है, जातिगत फैक्टर्स के लिए, जातिगत जो मुद्दे हैं, और कहीं ना कहीं जब इलेक्शन होता है तो हर सेक्टर को साधने की कोशिश की जाती है, हर विभाग को देखना होता है। निर्दलीय विधायक हैं केदार डाबर और आदिवासी नेता हैं, एक बड़ा चेहरा है, तो क्या यही कारण है कि अब ये भी बीजेपी में जा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को? देखिए रेनू, ये तो स्पष्ट पहले ही हो चुका था। जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी, सुरेंद्र सेहरा तभी से लगातार बीजेपी के साथ देखे जा रहे हैं। उनके लगातार बयान भी अब पार्टी के फेवर में आए हैं, और वो कह रहे हैं कि वो नेपा नगर के विकास के लिए यहाँ पर मिलने आए थे। तो जाहिर सी बात है उन्हें सरकार से काफी उम्मीदें हैं, मगर चुनाव का वहाँ पर अभी माहौल चल रहा है, तो चुनावी माहौल में इस तरह की जो बैठक होती है वो राजनीतिक होती हैं और इसके मायने भी दोहरे होते हैं। तो कह सकते हैं कि ये खुला संकेत है कि दोनों ही जो निर्दलीय विधायक उन्होंने खुलकर समर्थन दिया है और खुलकर अपनी बात रखी है। हालांकि सेहरा अब हालांकि मीडिया से कुछ बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जिस तरह से उन्होंने पिछली सरकार को गिराने में जिस तरह से भूमिका रही और बीजेपी के साथ नजर आए, तो अब उनका दोबारा उनको स्पष्ट करना जरूरी नहीं रहेगा कि वो बीजेपी के साथ है या नहीं। उन्होंने स्पष्ट पहले ही कर दिया था। अब वो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के चल रहे हैं। अब केदार डाबर जो है एक नया चेहरा है जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो केदार डाबर ने बीजेपी को समर्थन दिया है, सुरेंद्र सिंह सेहरा शुरू से ही बीजेपी को समर्थन देते आ रहे हैं और एक बार उन्होंने यही कहा है, लेकिन इस बार जब मुलाकात से वो बाहर निकले तो उनकी चुप्पी के बाद से कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अब खबर इंदौर से, जहां पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अब तुलसी सिलावट बिना मंत्री पद के चुनाव मैदान में हैं और तुलसी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही उनकी मिलने वाली सुविधाएं भी उनसे छिन गई हैं। अब तुलसी सिलावट को न भत्ता मिलेगा न ड्राइवर मिलेगा, और आपको बता दें कि तुलसी सिलावट को मंत्री बने 6 महीने हो चुके हैं। बिना विधायक रहे कोई भी व्यक्ति 6 महीने मंत्री रह सकता है। तो चूंकि 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से, और अब वो बिना मंत्री के ही चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। कल आज 6 महीने हो रहे हैं, मैंने कल की तारीख में इस्तीफा दे दिया। पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए सेवा, मध्य प्रदेश का विकास और मध्य प्रदेश की प्रगति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं पहले भी विधायक का पद छोड़ा, कांग्रेस छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा, अभी भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि त्याग समर्पण मेरी भावना है। कुर्बानी मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है। मेरा क्षेत्र पहले, इनकी सेवा करना जरूरी है। मंत्री पद महत्वपूर्ण है, पर सेवा बिना पद की भी की जा सकती है। बिना मंत्री के भी सेवा कर रहा हूँ। बुरहानपुर की नेपा नगर सीट पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई सुमित्रा कासडी का चुनाव
लड़ रही हैं। कासडेकर को चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ है। एक महिला ने शिकायती लहजे में बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत कर रही है, जिसको लेकर सुमित्रा कासडेकर का सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो। तो वहीं छतरपुर के बड़ा मलहरा में चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार रामसिया भारती को एक दलित महिला के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दलित महिला ने कांग्रेस उम्मीदवार को जमकर खरी खोटी सुनाई। दलित महिला का गुस्सा इस बात को लेकर था, चुनाव के दौरान तो नेता वोटरों के हाथ पांव जोड़ने आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें इलाके के लोगों की फिक्र नहीं होती। गुस्साई महिला ने रामसिया भारती को कहा कि तुम भी इन्हीं नेताओं में से हो। दलित महिला की खरी खोटी सुनने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती उल्टे पांव लौट गई। पहले आते नहीं कुछ करेगा, आप क्या कर लेंगे ये बताओ। क्या है कारण बना बोलने का, बना के थक गए इनको बोल बोल के। तूने कागज नहीं बना के दिया, 4 बार इनके घर पे रही, कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या चालू करेंगे? वो तो खुद हमने चालू कर लिया। राजा हम देख रहे हैं, माफ कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी तक आज तक ऐसे 30-50 साल के हो गए, 50 साल के जेल ढांगा देख रहा है। राजा आज तक ऐसे लोगों को राजपाट देते रहे हैं आप लोग कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। आज 15 साल भाजपा की सरकार नहीं, 14 महीना बने तो लोग पैसा लेके नहीं तो आप कमलनाथ ऋण मुक्तेश्वर। जी हां, दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को बताया ऋण मुक्तेश्वर। ट्वीट कर कमलनाथ को बताया ऋण मुक्तेश्वर। राष्ट्रीय महिला आयोग से भी लव जिहाद की परिभाषा पूछी और साथ ही अमेठी में 11 साल के नाबालिग से रेप के मामले में स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। खबर भोपाल से है। जीतू पटवारी का बयान, जहां शिवराज जा रहे हैं, कमलनाथ आ रहे हैं। शिवराज मुद्दों पर नहीं रहना चाहते हैं। 15 साल में क्या किया नहीं बताएंगे। कांग्रेस सिर्फ मुद्दों पर रहेगी, लोकतंत्र की हत्या का कलंक हटाएगी। इतनी भयंकर, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी भीड़ संकेत देती है कि शिवराज जी जा रहे हैं और कमलनाथ आ रहे हैं। आप देखो, यही कारण है कि शिवराज सिंह जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। वो मुद्दों पे नहीं रहना चाहते। वो क्या मध्य प्रदेश में हमने 15 साल में किया नहीं बताएंगे, क्या करेंगे नहीं बताएंगे, कोई प्रोग्राम नहीं है। बताएंगे क्या? जो जीवन स्तर का किसी का कोई फर्क नहीं पड़े, उन बातों को बताएंगे। कांग्रेस पार्टी का मोटिव सिर्फ मध्य प्रदेश को समृद्ध करना और गद्दारों को सबक सिखाने का। गद्दारों को सबक सिखा के रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा का बयान, जहां शीर्ष नेतृत्व की बात को कमलनाथ ने ठुकराया। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, कमलनाथ का जाना तय है। कुछ दिनों में कांग्रेस में खेमेबाजी दिखने वाली है, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। उनको कहा, और अचंबा ये नहीं है कि उनने कहा, अचंबा ये शीर्ष नेतृत्व की किसी बात को कमलनाथ जी ने ठुकराया कि मैं माफी क्यों मांगू। मैंने मित्रों कहा था, आपको ध्यान नहीं होगा, कि अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिलने वाली है। और साथ ही जब भी चुनाव होते हैं, नेताओं के दल बदल का असर देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ नजारा है जब अब चुनावी सभाओं में भी दिखाई देने लगा है। करेरा की चुनावी सभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत यादव यहां बीएसपी उम्मीदवार राजेंद्र जाटव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे, लेकिन जनता से वोट मांग बैठे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रागी लाल के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहे कि आने वाली 3 तारीख को बसपा प्रत्याशी प्रागी लाल जाटव को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। ये सुनकर बीएसपी प्रत्याशी भी हैरान थे और वहां मौजूद जनता भी। मंच पर मौजूद बीएसपी के असली
प्रत्याशी राजेंद्र जाटव ने जब टोका तब बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने सुधार किया। दरअसल इस गलती की वजह यह है कि वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव लगातार पिछले 3 चुनाव में बसपा से ही चुनाव लड़ रहे थे और इसी के चलते उनके मुंह से प्रागीलाल का नाम निकल आया। इन लोगों ने हमारे लोगों को तोड़ने का जो काम किया है, हमारे लोगों ने कहा कि यहाँ से आपके प्रत्याशी को उन्होंने तोड़ दिया है। साथियों, मोहम्मद कासिम साहब ने कहा है ये जो बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की मशीन है, ये मिट्टी से माधव बनाती है। अगर कोई माधव गड़बड़ करता है, धोखा देता है, आपके मूवमेंट को धोखा देकर दूसरे दल में जाने का काम करता है, तो ये बहुजन समाज पार्टी उस माधव को तुरंत मिट्टी में मिला देती है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में महिला वोटर प्रत्याशियों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साल 2013 के मुकाबले साल 2018 में महिलाओं के वोट प्रतिशत में 4% का इजाफा हुआ था, यानी कि पुरुषों के बराबर महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं। महिला वोटर्स को साथ कर ही प्रत्याशियों और पार्टियों की चुनावी नैया पार हो सकती है। साल 2018 में हुए चुनाव में महिला मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंची थी। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 10 सीटों चौरा, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, मेहगांव, दिमनी, अनूपपुर, मानधाता, नेपानगर, सुवासरा, पोहरी में महिला वोटर्स निर्णायक साबित हुई थी। सुवासरा में महिलाओं का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 80.28% रहा था। नेपानगर में 70.94%, मानधाता में 77.60%, अनूपपुर में 75.36%, पोहरी में 74.04%, जौरा में 71.73%, दिमनी में 68.70% रहा था। 2018 में ब्यावरा में प्रदेश भर में सबसे ज्यादा 50.75% मतदान हुआ था। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से दूसरे नंबर पर हाट पीपलिया रहा था, जहां 50.38% वोट पड़े थे। महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने महिला वोटर्स का भरोसा जीतने के लिए महिला विंग को मैदान में उतारा है। महिलाओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमेशा से था, है और रहेगा। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक और है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में महिलाओं के भाई के रूप में जो विश्वास जीता है, बहुत बड़ा विश्वास शिवराज सिंह जी के प्रति मध्य प्रदेश की महिलाओं का है। साल 2018 में महिलाओं का वोट प्रतिशत साल 2013 के मुकाबले 4% बढ़ा था। 20 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। साल 2018 के ट्रेंड को देखें तो बढ़े हुए वोट प्रतिशत का फायदा कांग्रेस को मिला था। उपचुनाव में इन 10 सीटों पर जो भी दल बीजेपी, कांग्रेस या बसपा महिला प्रत्याशियों को मतदान केंद्र तक ले जाने में सफल होगा, जीत के लिए फायदा उसी पार्टी को होगा। महिलाओं के बीच में हमारे बहुत संगठन सक्रिय काम कर रहे हैं और जो मौलिक संगठन हैं जहां पर महिलाओं का जो है आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, आंगनबाड़ी हैं, सहायिकाएं हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिनके अनुदान खा गए लोग, उनको जो छोटा छोटा जो है वो मिलता है, मानदेय मिलता है, वो खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये जो है इससे हम उन्हें निजात दिलाएंगे, हम उनका मानदेय भी बढ़ाएंगे, ये हमने उनसे वादा करा है। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की हर एक सीट के अपने सियासी समीकरण हैं, लेकिन जौरा सीट एक ऐसी सीट है जिसे जीतने के लिए यहां पर उम्मीदवार को 4 कदम दिखाना पड़ता है। इन 4 समीकरण पर अच्छी पकड़ वाला ही उम्मीदवार यहां से जीत आया है। जौरा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। यहाँ कुल मतदाता 2,40,866 है। इसमें पुरुष मतदाता 1,31,034, महिला मतदाता 1,09,803 और अन्य 29 हैं। यहाँ पर चुनाव में बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल को चालू कराना मुद्दा बनता है। मिल बंद हो जाने की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। कांग्रेस ने 2018 चुनाव के दौरान मिल शुरू करने की घोषणा की थी। ये सीट जातीय समीकरण के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 जातियों को साधने से ही जीत की नैया पार होती है। यहाँ ब्राह्मण, धाकड़, क्षत्रिय,
और कुशवाहा समुदाय हर चुनाव में निर्णायक स्थिति में रहता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट यहाँ काफी प्रभावशाली है। इस सीट पर ब्राह्मण 12,000, ठाकुर 17,000, जाटव 31,000 और कुशवाहा 32,000 हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल जोरा मुरैना की 5 सीटें और मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत बेहतर स्थिति में, और हम बड़े अंतर से ये सीटें जीतने वाले हैं। 2018 में बनवारी लाल शर्मा 15,173 वोटों से जीते थे। दूसरे स्थान पर बीएसपी थी। मणिराम धाकड़ को 41,014 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। इस सीट पर कभी भी किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। हर बार के विधानसभा चुनाव में यहां दूसरी पार्टी जीत कर आती है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है। इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहेगा। बीजेपी भले कितनी। और इसी बीच एक बड़ी खबर जबलपुर से 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने का मामला है। राज्यपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग समेत 14 मंत्रियों को जारी हुई नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। इस्तीफा देने वाले 14 विधायकों को बनाया गया था मंत्री। याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया को बताया है अनुचित, सरकार का ये कदम और असंवैधानिक। याचिकाकर्ता ने कहा और साथ ही सरकार के ये कदम आर्टिकल 164(4) का उल्लंघन है। सभी 14 मंत्रियों के पद से निलंबन की याचिका में मांग की गई है। 14 दिसंबर को होगी मामले पर अगली सुनवाई। देखिए बड़ी खबर है, जबलपुर में याचिका लगाई गई है जहां पर मंत्री बनाए जाने का पूरा मामला है। जैसा कि सरकार जब बदली तो इस दौरान 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया और मंत्री बनाए जाने के मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग समेत 14 मंत्रियों को नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस्तीफा देने वाले 14 विधायकों को मंत्री बनाया गया था और याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया को बताया है अनुचित। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, पूरा मामला बताएं जो नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दूं रीनू की बेशक ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा था, लेकिन वहां से जो याचिकाकर्ता है आराधना, उनको ये कहा गया था कि आपको स्वतंत्रता है कि आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अप्रोच करके अपनी बातों को रखें। और आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी जब याचिका दायर की गई तो इन तमाम तथ्यों को रखा गया, बताया गया कि संविधान की विपरीत जो है सरकार ने कदम उठाया है। कुछ विषम परिस्थितियों में अगर ऐसे किसी गैर व्यक्ति को जो विधायक नहीं उसे मंत्री बेशक बनाया जा सकता है, लेकिन ना ही तो ऐसी कोई कंडीशन मध्य प्रदेश में थी और एक साथ 14 ऐसे विधायक जो इस्तीफा दे चुके हैं उन्हें मंत्री बना दिया गया। तो प्राथमिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग समेत 14 मंत्रियों को नोटिस जारी कर दिए और इस मामले पर जवाब तलब किया कि आखिर किस वजह से इन्हें मंत्री बनाया गया और संविधान की जिस धारा का उल्लेख याचिकाकर्ता ने किया है उसका पालन क्यों नहीं किया गया। पूरे मामले पर जो अगली सुनवाई है वो 14 दिसंबर को नियत कर दी गई है। जी बिल्कुल, 14 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी, उसके पहले उपचुनाव है। प्रतीक, यदि चुनाव के लिहाज से देखें तो क्या इसमें कोई प्रभाव होगा? क्योंकि अभी तो जैसे कि तुलसीराम सिलावट ने इस्तीफा दिया अपने पद से और भी तमाम जो मंत्री हैं, ऐसी भी जानकारी कि 6 महीने से ज्यादा का यदि वक्त होता है तो इन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। देखिए बेशक ये संवैधानिक बात रहेगी और इस मसले पर भी जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता है उनसे हमारी बात हुई और हमने यही पूछा कि इस बीच जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे और आगे परिस्थितियां क्या बनती हैं ये भी स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे में इस याचिका का क्या आधार रहेगा? बेशक कहीं ना कहीं याचिका अपने आप में महत्व रखती है और भले ही कुछ भी नतीजे आएंगे लेकिन इसकी संवैधानिकता तय रहेगी और तय जिम्मेदारी भी होगी। जी बिल्कुल। साथ ही प्रतीक, कुछ और बातें आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि कहा गया कि कदम, सरकार का ये जो कदम है वो आर्टिकल 164(4) का उल्लंघन है और 14 मंत्रियों के पद से निलंबन की याचिका की मांग की गई है। चूंकि अब जब इलेक्शन हो रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो वैसे भी जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा दिया जाना है, देना है उन्हें। और उसके बाद से इस याचिका का महत्व क्या रह जाएगा, क्योंकि चुनाव नवंबर में है और दिसंबर में सुनवाई होनी है। तो प्रतीक से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप देखिए कि निलंबन की मांग की गई है और इसे सरकार का ये जो कदम है उसे आर्टिकल 164(4) का उल्लंघन बताया गया है। सभी 14 मंत्रियों के पद से निलंबन की याचिका की मांग की गई है। 14 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है।
अब सवाल ये उठता है कि नवंबर में इलेक्शन होना है और नवंबर में ही इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। यदि इसके परिणाम आते हैं बीजेपी के पक्ष में तो फिर इस याचिका का क्या महत्व रहेगा, इस याचिका की किस तरीके से इसको देखा जाएगा, सुनवाई के दौरान इसे किस तरीके से लिया जाएगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ 28 का अखाड़ा में इतना ही। नमस्कार।